देखिए अगला टॉपिक है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण में हम लोग 3 परिभाषा निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे उत्प्रेरण? तो उत्प्रेरण पहले पढ़ना है उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक एक वाह पदार्थ है। उत्प्रेरक एक वाह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह वाह पदार्थ कहलाता है उत्प्रेरक। और इस प्रक्रिया को कहेंगे उत्प्रेरण। वाह पदार्थ को कहेंगे उत्प्रेरक और उस प्रक्रिया को कहेंगे उत्प्रेरण, और संपन्न होने वाली अभिक्रिया कहलाएगा उत्प्रेरित अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, समझना है आपको। C2H4 इथीन, यह अभिक्रिया किया H2 के साथ। अब यहां कोई उत्प्रेरक नहीं लेकर चले, इसमें हम लोग कोई उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किए हैं। तो ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके बनाएगा C2H6, लेकिन ये लंबा समय ले लेगा। बहुत लंबे समय के बाद ये बनाएगा C2H6। लेकिन अगर इस परिस्थिति में हम लोग एक उत्प्रेरक ले लेते हैं, उस उत्प्रेरक का नाम है निकेल। निकेल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, यानी कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा, और अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के बाद तुरंत बन जाएगा C2H6। तो इस प्रकार ये निकेल जो है, यहाँ निकेल कहलाएगा उत्प्रेरक। इस पर यह प्रक्रिया हुआ उत्प्रेरण, और संपन्न होने वाली अभिक्रिया, इस सारे जो ये अभिक्रिया हुए, ये कहलाएगा उत्प्रेरित अभिक्रिया। कैसे? अब बात रही कि कैसे फास्ट हुआ, कैसे हुआ, अब इसके बारे में डिटेल से जाने। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन H बॉन्ड H, अब यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड का कंडीशन में है। आप जानते हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड अस्थाई होना चाहता है, और अस्थाई होने के लिए वह सिंगल बॉन्ड में बनना चाहेगा। तो सिंगल बॉन्ड में बनने के लिए इसको अपने आप में इसको ऐड करना होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसको। तो जोड़ने के लिए क्या है? अब इतना आसान से ये नहीं जुड़ जाता है। इसके बारे में, इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए और समझिए। यह है आपका H और H, हाइड्रोजन के अणु H2 है। अब उस निकेल कैसे इसको आपस में अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया? तो यहाँ भी अवशोषण का कार्य होती है। आप अधिशोषण आप पढ़े होंगे, अधिशोषण जो बाहरी परत पर ही चिपक करके रह जाए, अंदर प्रवेश न करे, तो उस प्रकार इसमें भी अधिशोषण होती है। कैसे? देख लीजिएगा। मान लिया जाए ये आपका निकेल है, निकेल उत्प्रेरक है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन को भी अपने ऊपर जोड़ेगा और इथीन को भी अपने ऊपर जोड़ेगा। इसका मतलब है, देखिए ये अपने आप में इसको भी जोड़ लिया और इसको भी जोड़ लिया। ये है आपका C2H4 और ये है आपका H2। जैसे ही ये अपने ऊपर ये जोड़ा इसको, तब जोड़ेगा, तब जानते हैं कि अधिशोषण है जो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तब जैसे ही इसको जोड़ेगा तो इससे ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो जैसे ही इससे ऊर्जा बाहर निकलेगा, तो ऊर्जा बाहर निकलने के बाद ये दोनों का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और दोनों का बॉन्ड कमजोर हो जाने के बाद ये अभिक्रिया तुरंत इसको जैसे ही कमजोर होगा, तो दोनों को आपस में जोड़ करके C2H6 बना देगा। तो ये बाहरी पदार्थ कहलाएगा निकेल। अब इसको हम लोग एनर्जी लेवल का समझते हैं, ऊर्जा स्तर से। देखिए सक्रिय ऊर्जा हम लोग पढ़े हैं सरफेस केमिस्ट्री, आपको रासायनिक बलगत की चैप्टर में सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा की जो जरूरत होती है उस ऊर्जा को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। अब इसको देख लीजिएगा, यह है आपका ऊर्जा पथ, यह है आपका ऊर्जा। अब जो देहली ऊर्जा आप लोग पढ़े हैं, जो न्यूनतम ऊर्जा है किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने में जो न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अब ये है अभिक्रिया का मार्ग, अभिक्रिया का मार्ग, यह है अभिक्रिया का मार्ग, यह है आपका ऊर्जा। अब जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अब यहां से अभिकारक प्रारंभ हुआ, इस पॉइंट से अभिकारक प्रारंभ हुआ। जब उत्प्रेरक नहीं था तो, उत्प्रेरक नहीं था तो मान लें कि उत्प्रेरक नहीं था, तो अभिक्रिया को संपन्न होने में इस प्रकार ये ऊर्जा लगा, इतना ऊर्जा लगा आपका।
अभिक्रिया को दोनों को पहले मान लिया जाए कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने में हमको कुछ ऊर्जा लगा होगा, ऊर्जा का गणना हम नहीं कर सकते हैं, तो उस ऊर्जा लगा होगा तो कुछ मान लें 1500 किलोजूल ऊर्जा लगा होगा, इसको संपन्न होने में 1500 किलोजूल ऊर्जा लगा। तो जब अब हम लोग इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिए तो अब इस कंडीशन में यहाँ से ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा हो गया आपका इस प्रकार, इसको नाम रख दो E2, ये आपका E1 है, यहाँ से ऊर्जा प्रारंभ हुआ था, तो आपको इस संपन्न होने में लगा 1500 ऊर्जा का प्रयोग किया गया। अब इस कंडीशन में जब अब यहाँ था कौन कौन, यहाँ था अभिक्रिया अभिकारक में था C2H4 प्लस H2। और जब हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिए तो उत्प्रेरक का प्रयोग करने के बाद देखिए यह है प्रतिफल। अब आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं कि जब हम लोग निकेल का प्रयोग नहीं किए यानी कि उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किए थे तो इस प्रकार हम इतना ऊर्जा संपन्न होने में इतनी ऊर्जा का जरूरत हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, निकेल का प्रयोग किया, तो निकेल का प्रयोग करने के बाद अब देखिए ये था मान लिया जाए कि 1500 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की जरूरत हुआ। अब जैसे ही हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग किए तब अब ये 700 किलो जूल पर मोल में ही ये समाप्त हो गया। तो अब बताइए अभिक्रिया के दर को बढ़ाया या अभिक्रिया उतना ही ऊर्जा के बाद अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटाया कि नहीं। तो इस वाह पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक। अब यहाँ से देख लीजिए इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी, अब इसको रख दीजिए E3। अब यहाँ संपन्न हुआ था इस प्रकार, ये है आपका E4। अब ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ से प्रारंभ हुए थे, यहाँ से प्रारंभ हुआ अभिक्रिया, तो ऊर्जा में अब इतना का अंतर हो गया, ये हो गया डेल्टा H, ये हो गया आपका डेल्टा H। इस प्रकार डेल्टा H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर E4 माइनस E1। अब देखिए यहां से जो ऊर्जा की जरूरत, ये इतना कम ऊर्जा की जरूरत हो गया, तथा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और ये अभिक्रिया हुआ उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो इस प्रकार अब ये इसका ग्राफ के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि बिना जब उत्प्रेरक नहीं था तब अभिक्रिया देखिए इतनी ऊर्जा की जरूरत हुआ, और जैसे ही उत्प्रेरक ले लिए अब देखिए यही अभिक्रिया इतना ही ऊर्जा में संपन्न हो गया। तो ये वाह पदार्थ कहलाएगा उत्प्रेरक, आएगी उत्प्रेरण। इस प्रकार संपन्न होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उत्प्रेरित अभिक्रिया। अब हम लोग उत्प्रेरण के बारे में डिटेल से जान गए, देख लीजिए एक बार ध्यान से कैसे कैसे अभिक्रिया संपन्न हुई है जो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण के प्रकार।